अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रोडेक्स विच कंटेन्स डेक्सलेंसोप्राजोल। ये 30 mg और 60 mg दोनों स्ट्रेंथ में कैप्सूल फॉर्म में मौजूद है। क्योंकि न्यूट्रोडेक्स एक गैस्ट्रिक सिस्टम पे एक्ट करने वाली मेडिसिन है तो इसकी वजह से हमें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है, वो ये बॉडी में कौन से प्रोसेसेस करवाता है और इसमें अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाए, पैथोफिजियोलॉजी आ जाए तो उसकी रीज़न क्या होती है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले डाइजेशन देखेंगे। डाइजेशन क्या चीज़ है? डाइजेशन इज मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स सो दैट दे आर रेडिली अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड स्ट्रीम। डाइजेशन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड हैं ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाएं। लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के, जो इनटेक करते हो आप, वो अब्जॉर्ब नहीं होते बॉडी के अंदर। तो डाइजेशन की वजह से जो बड़े फूड के पार्टिकल हैं, जो हम मील इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उनको लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने को डाइजेशन बोलते हैं। इस डायग्राम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स या कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद माउथ है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टार्ट है वो माउथ से होता है क्योंकि फूड सबसे पहले माउथ से हम इंटेक करते हैं। उसके बाद एसोफेगस है। एसोफेगस खुराक की जिसको नाली बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड जो है माउथ से स्टमक तक ट्रैवल करता है। उसके बाद स्टमक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। उसके अलावा लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, पेंक्रियास, फेरिंग्स, ये सारे कंपोनेंट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। अगर सबसे पहला हम ऑर्गन देखें जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है तो वो माउथ है। डाइजेशन का आगाज़ माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब आप फूड को इंटेक करते हैं तो आप अपने माउथ में टीथ के थ्रू फूड को ब्रेक डाउन करते हो स्मॉल पार्टिकल्स में, तो मैकेनिकली डाइजेशन तो शुरू हो गई है। उसके बाद इसके अलावा केमिकल डाइजेशन भी होती है माउथ में, वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है। हमारे फूड का वो पार्टिकल जो कार्बोहाइड्रेट्स पे मुश्तमिल है, यानी कि जिसमें वीट जो हम रोटी खाते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है बॉडी में, वो अमाइलेज एंजाइम होता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए डिफरेंट एंजाइम्स यूज़ होते हैं बॉडी में जो उन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइलेज एंजाइम करता है, प्रोटीन को प्रोटीएज करता है, लिपिड्स को लाइपेज करता है। ये सारे एंजाइम लिवर बनाता है। तो अमाइलेज एंजाइम स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है। स्लाइवरी ग्लैंड जब माउथ में स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर अमाइलेज एंजाइम भी होता है जो केमिकल डाइजेशन भी शुरू कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स की माउथ में। नेक्स्ट अगर हम दूसरा ऑर्गन देखें तो वो एसोफेगस है। एसोफेगस को एक्चुअली खुराक की नाली भी बोलते हैं। माउथ से स्टमक तक जो पाथवे है फूड के लिए वो एसोफेगस है। अच्छा, एसोफेगस से फूड पास करता है स्टमक में ऐसी मूवमेंट के थ्रू जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। अगर आप डायग्राम देखो तो इसके अंदर वो फूड जो एक बोलस की शेप में एसोफेगस के अंदर ट्रैवल कर रहा है और वो स्मूथ मसल जो हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट के, जो एसोफेगस में स्मूथ मसल्स हैं, वो उसको पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड। तो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद एसोफेगियल स्फिंक्टर आता है। ये बिल्कुल स्टमक की ओपनिंग पे, जहाँ पे एसोफेगस और स्टमक आपस में कनेक्ट होते हैं, ये वहाँ पे मौजूद होता है। ये एक वाल्व है जो फूड को दोबारा एसोफेगस में जाने से रोकता है। जो स्टमक में फूड आ गया, स्टमक में आपको पता है एसिड की अच्छी खासी अमाउंट मौजूद होती है, तो एसिडिटी अगर आपको प्रिवेंट करनी है एसोफेगस में ट्रैवल करने के लिए तो ये वो वाल्व है एसोफेगियल स्फिंक्टर जो उसको प्रिवेंट करता है। बहुत से लोग होते हैं जिनको हार्टबर्न की शिकायत होती है, तो उसमें ये हो रहा होता है कि इस वॉल से भी एसिडिक फूड ऊपर ट्रैवल कर रहा होता है एसोफेगस में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन और यू कैन से पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक। स्टमक में मैकेनिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन होती हैं। केमिकली स्टमक के अंदर ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और मैकेनिकली स्टमक खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको एक बोलते हैं चर्निंग प्रोसेस।
स्टमक अपने अंदर जैसे एक वॉशिंग मशीन मूव करती है, इसी तरह स्टमक के अंदर भी मूवमेंट्स होती हैं जो फूड को ब्रेक डाउन भी करती हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि केमिकली भी एंजाइम्स भी फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है। प्रोटीन्स की स्पेशली सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है। अच्छा, स्टमक में जो वॉल्यूम होता है फ्लूइड, टोटल स्टमक के अंदर एसिड और जितना भी फ्लूइड है उसकी अमाउंट जो है वो 20 से 100 ml तक होती है नॉर्मली। और स्टमक की पीएच एसिडिक होती है, सबको पता है कि एसिड मौजूद होता है स्टमक में, गैस्ट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं, जो कि HCl एसिड है। उसकी वजह से पीएच स्टमक की एसिडिक रहती है 1.5 से 3.5 तक। जिस तरह मैंने बताया कि एसोफेगियल स्फिंक्टर होता है वहाँ पे जहाँ पे एसोफेगस और स्टमक आपस में मिलते हैं ताकि फूड बैकवर्ड ट्रैवल ना करे, इसी तरह एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है इंटेस्टाइन और स्टमक के बॉर्डर पे, ताकि जो फूड स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में चला गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वापस अपवर्ड मूव ना करे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, उसी तरह जो फैट्स हैं, जो लिपिड्स हैं, उनकी डाइजेशन सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें लीवर का बहुत ज़्यादा रोल है जो लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है। गॉल ब्लैडर को आप जानते हैं, गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जिसमें बाइल स्टोर होता है। बाइल एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो लीवर बनाता है। जो फीसिस का कलर येलो होता है वो भी इसी बाइल की वजह से होता है, क्योंकि बाइल येलो कलर प्रोवाइड करता है, उस लिक्विड में येलो कलर है। अच्छा, तो बाइल लीवर प्रोड्यूस जब करता है बाइल को, तो वो बाइल को ट्रांसफ़र करता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके ये बाइल स्टोर हो जाता है। अब जब आप फूड इनटेक करते हो और आपका फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को क्रॉस कर चुका है, वहाँ पे वो जो बाइल मौजूद है गॉल ब्लैडर के अंदर, वो वहाँ से ट्रैवल करके आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट जो कि उस फूड में मौजूद है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो बाइल बेसिकली ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, जो हमारे खाने में मौजूद हैं, लेकिन बाइल की प्रोडक्शन लीवर करता है और स्टोरेज इसकी गॉल ब्लैडर में होती है। अभी हम पैंक्रियाज को डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाज बहुत ही वाइटल ऑर्गन है डाइजेशन के अंदर। इसकी वजह ये है कि पैंक्रियाज ऐसे एंजाइम्स सिक्रिएट करता है जो कि जिनको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। कि पैंक्रियाटिक जूस बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि अल्कलाइन इन नेचर होता है, और इसी वजह से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी पीएच बेसिक होती है। स्टमक की जैसे एसिडिक होती है एसिड की वजह से, वैसे ही बेसिस जो कि पैंक्रियाज बना रहा है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं और इंटेस्टाइन की पीएच बेसिक हो जाती है। अच्छा, ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। क्यों? पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या है? पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है, प्रोटीएज प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाता है और लाइपेज लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है। इसका मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन हो रही है, और वो हो किस वजह से रही है? पैंक्रियाटिक जूस की वजह से, जो पैंक्रियाज बनाता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाले मज़ीद प्रोसेसेस को पढ़ें तो केमिकल डाइजेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है, जो डायरेक्टली स्टमक के साथ कनेक्टेड है, उसके अंदर उसके केमिकल डाइजेशन तो उन एंजाइम्स ने कर दी है। अब होता क्या है, डाइजेशन में ब्रेक डाउन होती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर ब्रेक होंगे तो उनसे शुगर्स बनेंगे, डिफरेंट शुगर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स मिलके बनाते हैं, तो अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे तो उससे अमाइनो एसिड्स दोबारा बन जाएंगे, और अगर लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो फैटी एसिड्स बन जाएंगे। ये इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और जब उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो ये शुगर्स, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स होंगे। अब ये जो चीज़ें इंटेस्टाइन के अंदर बन चुकी हैं,
इनकी अब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसके अंदर इनकी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो एंजाइम्स इलियम के अंदर मौजूद होते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन में एज अ होल मौजूद होते हैं वो है पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस एंड बाइल। ओके, तो उसके बाद अब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड पास कर चुका है, अब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में है और बेसिकली वो अब फूड नहीं है क्योंकि उस फूड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो ऑलरेडी बॉडी अब्जॉर्ब कर चुकी है। अब वो जो फूड है वो फीसिस की शक्ल में बन चुका है। अब उसके अंदर बॉडी को जो चीज़ें मिल सकती हैं इंपॉर्टेंट, वो दो चीज़ें हैं, एक वाटर है, दूसरा सॉल्ट्स है, पानी और नमक। लार्ज इंटेस्टाइन में उस फीसिस से पानी और नमक को ऑब्जॉर्ब किया जाता है। अच्छा जी, हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं उनको हम स्टडी कर चुके हैं, वो हमें अब उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आगे हम इंडिकेशंस पे जाएंगे कौन सी डिजीज़ हैं जिनके अंदर हम न्यूट्रोडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ अल्सर। अल्सर क्या है? अल्सर इज़ अ wound that forms when the lining of gut is damaged by digestive juice यानी कि HCl या जिसको आप गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। अल्सर क्या है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, गट आपका स्टमक जो है, उसकी इंटरनल जो लाइनिंग है, उसका इंटरनल जो स्किन है अंदर वाली साइड पे, उसमें अगर जख्म हो जाते हैं, उसमें अगर वाउंड्स हो जाते हैं तो उसको हम अल्सर बोलते हैं। ये जो वाउंड्स होते हैं ये किस वजह से होते हैं? डाइजेस्टिव जूस की वजह से, जिसको गैस्ट्रिक एसिड भी बोलते हैं। जैसे हमने बताया कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की वजह से पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। अब एसिड जो है वो स्किन को डैमेज कर देता है। नॉर्मली जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है गट की, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टिव उसके मेजर्स होते हैं, लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन उसकी जो है वो कम हो जाए तो उसकी वजह से जो एसिड है वो स्किन को डैमेज कर देता है, अंदर वाली साइड पे जख्म कर देता है, उसको हम अल्सर बोलते हैं। उसके अलावा गर्ट दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़, इसको हम गर्ट भी बोलते हैं। ये इन्फ्लामेशन है एसोफेगिस की। एसोफेगिस जैसे मैंने आपको बताया कि वो पाथवे है जहाँ से फूड माउथ से स्टमक तक मूव करता है, जिसको खुराकी नाली भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि फूड जो कि स्टमक में एक दफ़ा आ जाता है वो वापस नहीं जाता, उसको वॉल्व प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। अगर वो वापस जाएगा तो एसोफेगस को डैमेज करेगा, क्योंकि स्टमक के अंदर तो ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स मौजूद होते हैं क्योंकि स्टमक के अंदर तो ऑल द टाइम गैस्ट्रिक एसिड ने रहना है, लेकिन एसोफेगस उतनी ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड नहीं होती। तो अगर ये गर्ट बीमारी किसी बंदे को होती है तो उसमें वो वॉल्व प्रॉपरली काम नहीं करता और जो गैस्ट्रिक एसिड है वो एसोफेगस में ट्रेवल करता है और एसोफेगस में जब एसिडिक मटेरियल आता है तो एसोफेगस डैमेज हो जाती है। उसके अलावा HCl वो एसोफेगस को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपरली उसमें होल्स कर सकता है, बहुत बड़े जख्म कर सकता है, तो उसको एरोसिव एसोफेजाइटिस कहते हैं। ये गर्ट से आगे नेक्स्ट स्टेज है, बहुत क्रोनिक स्टेज है। पेप्टिक अल्सर की डायग्राम्स आप देख सकते हैं स्लाइड में। पेप्टिक अल्सर जो स्टमक के अंदर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर जिसको बोलते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकता है, ड्यूडेनल अल्सर, और एसोफेगस में भी हो सकता है एसोफेजाइटिस। तो मतलब ये जो डैमेज है, जो वाउंड्स हो जाते हैं इंटरनल लाइनिंग में, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के किसी भी पोर्शन में, किसी भी ऑर्गन में हो सकते हैं। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें पेप्टिक अल्सर के, तो नंबर 1 इज़ पेन। पेन बहुत कॉमन है और स्पेशली जब खाना खाते हैं उसके बाद, क्योंकि खाना जब आप इंटेक करते हो उसके बाद गैस्ट्रिक एसिड बॉडी के अंदर सिक्रीट होता है स्टमक में, तो उसकी वजह से एसिड जब ज़्यादा होगा स्टमक में तो पेन और जलन, बर्निंग सेंसेशन ये ज़्यादा होगी। इसके अलावा नाज़िया है, वॉमिटिंग है, वेट लॉस है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, क्योंकि स्टमक के अंदर जख्म है तो उसकी वजह से ब्लड उधर से रिलीज़ होता है, तो ब्लड भी वॉमिट में आ सकता है, और डार्क ब्लड इन स्टूल, स्टूल में भी ब्लड आ सकता है। इसके अगर काजेज़ को देखें तो सबसे कॉमन काज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसको पेप्टिक अल्सर में बैक्टीरियल पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं।
वो जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है पेप्टिक अल्सर के लिए वो है एच पाइलोरी। बहुत कॉमन बैक्टीरिया है और बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन। जैसे किसी बंदे में गैस्ट्रिक अल्सर अगर होता है तो वो उसमें टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे मोस्टली चांसेस होते हैं कि एच पाइलोरी उसमें डिटेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे एनसिड्स यानी कि पेन किलर्स, पैरासीटामोल, डिक्लोफेनिक सोडियम, इनका यूज़ होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि स्टमक की अंदर वाली जो वॉल होती है वो प्रोटेक्ट की जाती है, उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कोटिंग होती है। जो एनसिड्स हैं अगर आप इनटेक करते हैं तो वो उस लेयर की प्रोडक्शन को, सिक्रीशन को रोकते हैं, और जब वो लेयर नहीं बनेगी तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए मोस्टली पेन किलर्स को पढ़ते हुए हम उनकी गैस्ट्रिक सेफ्टी देखते हैं कि ये गैस्ट्रिक सेफ हैं या नहीं। गैस्ट्रिक सेफ्टी का मतलब यही है कि अगर वो कोई एनसिड्स यानी कि कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, मोस्टली सेलिकॉक्सिब और एटोरिकॉक्सिब वगैरह हैं, ये गैस्ट्रिक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ये गैस्ट्रिक सेफ्टी ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि ये जो सिक्रीशन है जो प्रोटेक्टिव मटेरियल की है उसको नहीं ब्लॉक नहीं करते। उसके अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा काज है अल्सर का। और कैफ़ीन जिन फूड में या जिस चीज़ में भी है उसका इंटेक अगर ज़्यादा करेंगे, जैसे चाय है, उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। एनसिड्स इंड्यूस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। अभी इसमें होता क्या है कि एनसिड्स प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं जो गैस्ट्रिक वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड बाउंड। तो जब ये प्रोडक्शन नहीं होगी म्यूकस की तो अल्सर जो है वो होगा पेशेंट को, क्योंकि एसिड जो है वो डैमेज करेगा। ये सारी कंडीशंस जो हमने अभी पिछली स्लाइड्स में पढ़ी हैं इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इसका सिंगल सोल्यूशन है न्यूट्रोडेक्स, which contains dexlansoprazole 30 mg and 60 mg in strength. Why dexlansoprazole? न्यूट्रोडेक्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए इन सारी कंडीशंस में? सबसे पहले डेक्सलैंसोप्राज़ोल नई जनरेशन है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स की, जिनको हम पीपीआईज भी बोलते हैं। इस मैनेजमेंट में गर्ड की और एरोसिव एसोफेजाइटिस की मैनेजमेंट में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। डेक्सलैंसोप्राज़ोल को अगर हम केमिकली देखें तो ये आर एनेंशियोमर है लेंसोप्राज़ोल का। लेंसोप्राज़ोल प्रीवियस जनरेशन है, जैसे आप जानते हैं लेंसोप्राज़ोल भी पीपीआई यूज़ होती है। तो उसमें होता क्या है कि लेंसोप्राज़ोल में मिक्सचर होता है आर और एस एनेंशियोमर्स का। ये वो केमिकल की दो शेप हैं, एक आर फॉर्म है और एक एस फॉर्म है। वो दोनों फॉर्म जब मौजूद होती हैं मेडिसिन के अंदर तो उसको लेंसोप्राज़ोल कहते हैं, वो लेंसोप्राज़ोल बनती है। लेकिन इसमें अगर स्टडीज़ लेटेस्ट देखी जाए तो वो ये शो करती हैं कि आर एनेंशियोमर जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है गैस्ट्रिक एसिड की सप्रेशन का, और ये मैनेजमेंट करने में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ड की और एसोफेजाइटिस की। तो इसलिए न्यूअर जनरेशन में डेक्सलैंसोप्राज़ोल में सिर्फ आर एनेंशियोमर यूज़ किया गया है। जो एस एनेंशियोमर है लेंसोप्राज़ोल में जो ऑलरेडी वो मौजूद है उसको नहीं यूज़ किया गया। तो अगर हम प्रीवियस पीपीआईज को देखें जो कि पेंटोप्राज़ोल, मेप्राज़ोल, लेंसोप्राज़ोल एक्सेट्रा, उनसे डेक्सलैंसोप्राज़ोल की फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये डिलेड रिलीज में आता है और इसके अलावा इसकी डुअल डिलीवरी रिलीज सिस्टम है। ये ड्रग दो फेजेस में रिलीज होती है। तो अगर हम देखें तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इस कैप्सूल में डेक्सलैंसोप्राज़ोल वो दो फेजेस में रिलीज होता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे और डिफरेंट टाइम पे, जिसकी वजह से 2 दफ़ा पीक कंसंट्रेशन आती है ब्लड में और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मिलती है, एसिड सप्रेशन मिलती है। जब हम कैप्सूल इंटेक करते हैं तो उसका जो 25% मेडिसिन है वो 5.5 पीएच पे रिलीज होती है, जो कि ड्यूडेनम के शुरू में मौजूद है। बाकी 75% डेक्सलैंसोप्राज़ोल उधर रिलीज नहीं होगी, वो अभी भी उसके अंदर मेडिसिन कैप्सूल के अंदर मौजूद है। क्यों? कैप्सूल के अंदर जो पैलेट्स होते हैं उनको इस तरह बनाया गया है कि दोनों सारे पैलेट्स जो हैं वो एक ही टाइम पे रिलीज ना हो जाएं। कुछ पैलेट्स
उसके अंदर 25% जो हैं वो 5.5 pH पे रिलीज़ हो जाएंगे और बाकी 75% जो पैलेट्स हैं वो 6.75 pH पे यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड वाले पोर्शन में जाके रिलीज़ होंगे। तो जब मेडिसिन आपकी सारी इकट्ठी रिलीज़ नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि 1 बाई 1 हो रही है, उसमें जो टाइम है उसका मेडिसिन का एक्शन का टाइम है वो ज़्यादा देर तक रहेगा, ज़्यादा देर तक एसिड की सप्रेशन रहेगी। अगर हम मोड ऑफ एक्शन को देखें तो सारे पीपीआईज का मोड ऑफ एक्शन सेम होता है। एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन, ये 3 ऐसे केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं कि ये आके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे अटैच होते हैं और जब ये अटैच होते हैं तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्टिव होके ज़्यादा एसिड क्रिएट करता है स्टमक के अंदर। प्रोटॉन पंप ने एसिड को बनाना होता है, तो उसको बनाने के लिए एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन एंड हिस्टामिन रिक्वायर्ड होते हैं। अब पीपीआईज जो हम यूज़ करते हैं ये इनका क्या काम है, ये जाके उस प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देते हैं। जब प्रोटॉन पंप जिसने एसिड बनाना है वो इनहिबिट हो जाएगा डेक्सलैंसोप्राज़ोल के साथ तो एसिड प्रोडक्शन रुक जाएगी। ये फाइनल स्टेप है। इसके पीछे एक लंबी चेन ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ होल प्रोसेस एसिड सिक्रीशन प्रोटॉन पंप करता है। तो प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर दिया है तो वो पीछे जो जितने प्रोसेस चल रहे हैं, जो एसिटाइलकोलिन का आके लगना, गैस्ट्रिन का लगना, हिस्टामिन का लगना, वो सारे यूजलेस हो जाते हैं। इसकी वजह से एसिडिटी रिड्यूस हो जाती है स्टमक में और इसके अलावा इसका जो लीकेज है एसोफेगस में एसिडिटी का वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हार्टबर्न की इंसिडेंट्स कम हो जाती है। इस डायग्राम में आप प्रोटॉन पंप को देख सकते हैं। ये एक प्रोटॉन पंप है जो कि स्टमक की वॉल के अंदर मौजूद होता है। स्टमक की वॉल के अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये प्रोटॉन पंप्स अवेलेबल होते हैं। अब नीचे अगर देखें तो एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन और हिस्टामिन ये तीनों आके अटैच हो रहे हैं इस प्रोटॉन पंप के साथ, और जब ये अटैच होंगे तो प्रोटॉन पंप का क्या काम है, एसिड को रिलीज करना। लेकिन जहाँ से उसने एसिड को रिलीज करना है, अगर आप उधर आकर देखें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आके अटैच हो गया है, तो उसने आके ब्लॉक कर दिया है एसिड की रिलीज को। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कोई भी पीपीआई हो सकता है जिसमें ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पोटेंट और सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है डेक्सलैंसोप्राजोल। इन दैट केस हम डेक्सलैंसोप्राजोल इंटेक कर रहे हैं। न्यूट्रोडेक्स में डेक्सलैंसोप्राजोल आके इस पीपीआई को, प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देगा। फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स वो प्रोसेस है जो बॉडी ड्रग के साथ करती है। बॉडी ड्रग के साथ जो कुछ भी करती है इनटेक के बाद एलिमिनेट होने तक, उस सबको अगर स्टडी करें तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं या फार्माकोकाइनेटिक स्टडी बोलते हैं। इसमें नंबर 1 ड्रग कैसे अब्जॉर्ब होती है, नंबर 2 ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर, नंबर 3 ड्रग कैसे मेटाबोलाइज होती है, और नंबर 4 ड्रग कैसे एलिमिनेट होती है बॉडी से। ये सारी स्टडीज़ को फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो फार्माकोकाइनेटिक्स की वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी वो ड्रग का एक्टिव फॉर्म है जो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हुआ जब वो बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती है। हमने लेट से 100 mg मेडिसिन इनटेक की है, तो अगर उसकी 80 mg उसमें से ब्लड के अंदर शामिल हुई है, 20% नहीं हुई, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 80% होगी। उसके बाद सी मैक्स आ जाता है। सी मैक्स है मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि किसी भी ड्रग की ब्लड के अंदर अचीव होती है, टोटल कंसंट्रेशन का। बायोअवेलेबिलिटी जो टॉप पीक पे बायोअवेलेबिलिटी होगी, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, उसको हम सी मैक्स बोलेंगे। और टी मैक्स क्या है, मैक्सिमम टाइम, वो टाइम जो सी मैक्स को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए यूज़ होता है। मतलब 5 मिनट के अंदर अगर कोई मेडिसिन सी मैक्स यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ब्लड अचीव करती है, तो उस मेडिसिन का जो टी मैक्स होगा, टाइम मैक्स होगा, वो 5 मिनट होगा। उसके अलावा प्रोटीन बाइंडिंग है। प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा के अंदर हमारी प्रोटीन्स मौजूद हैं ब्लड के अंदर, जिनके साथ मेडिसिन अटैच हो जाती है। तो प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की एफिशिएंसी को डिफाइन करती है, कितनी अच्छी तरह कोई मेडिसिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है। इसके बाद जो लास्ट पैरामीटर है वो है हाफ लाइफ, यानी कि टी हाफ।
ये वो टाइम है जिसके बाद मेडिसिन की जो टोटल अमाउंट हमने इनटेक की थी उसकी हाफ अमाउंट बॉडी के अंदर रह गई है, मतलब बाकी अमाउंट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन से निकल चुकी है। तो अगर कोई मेडिसिन हमने 100 mg इनटेक की है और लेट्स से 10 मिनट्स बाद उसकी अमाउंट बॉडी के अंदर 50 mg रह गई है, तो उस मेडिसिन की हाफ लाइफ 10 मिनट्स होगी। अब ये जो सारे पैरामीटर्स हमने स्टडी किए हैं इनको हम देख लेते हैं कि डेक्सलैंसोप्राज़ोल की क्या वैल्यूज़ हैं इन पैरामीटर्स के अंदर। बायोअवेलेबिलिटी को अगर हम देखें तो 50 से 90% है, पॉसिबली 50% भी हो सकती है और अप टू 90% भी बायोअवेलेबिलिटी हो सकती है। सी मैक्स 1 to 2 hours आफ्टर डोजिंग एंड अनदर विद इन 4 to 5 hours, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो डोज इनटेक करने के 1 से 2 घंटे बाद एक दफ़ा, तो क्योंकि ये डुअल रिलीज सिस्टम है तो पहला सी मैक्स 1 से 2 घंटे के बाद आएगा मेडिसिन इनटेक करने के बाद, और उसके बाद जो दूसरा सी मैक्स आएगा वो 4 से 5 आवर्स बाद आएगा, जो बाकी रिमेनिंग मेडिसिन जो दूसरे पोर्शन के अंदर रिलीज होती है बॉडी के अंदर। उसके बाद अगर प्रोटीन बाइंडिंग को देखें तो ये 96.1% से लेके 98.8% है, जो कि बहुत ही अच्छी वैल्यूज़ हैं। एक्सक्रीशन इसकी दोनों वे से होती है, किडनी भी करता है और फीसिस के थ्रू भी होती है। अगर हम यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन को देखें जो रीनल पाथवे से हो रही है तो वो 47.6% है और 50.7% इसकी फीसिस में हो रही है। हाफ लाइफ 1 से 2 आवर्स है। अगर हम डोजेज को देखें इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिकेशंस, कौन सी इंडिकेशन में कितनी अमाउंट मेडिसिन की इनटेक करनी चाहिए, तो एरोसिव एसोफेजाइटिस को हील करने के लिए 60 mg डोज है इसकी, जो कि अप टू 8 वीक्स यूज़ करनी चाहिए, यानी कि 2 मंथ तक डेली 60 mg एक कैप्सूल 60 mg वाला इनटेक करना चाहिए। अगर एरोसिव एसोफेजाइटिस हील हो चुका है लेकिन उसको मेंटेन करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है लेकिन अभी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम उसमें रिलीफ नहीं हुआ, उसको मेंटेनेंस थेरेपी के लिए आप 30 mg डेली यूज़ करें जब तक वो हार्ट बर्न का फीलिंग ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद अगर सिम्टोमेटिक नॉन एरोसिव जर्ड देखें जिसमें एरोसिव एसोफेजाइटिस नहीं हुआ लेकिन जर्ड अभी भी है, इसमें 30 mg डोज है 4 वीक्स के लिए वंस डेली। अच्छा, ये हमारी लास्ट स्लाइड है डेक्सलैंसोप्राज़ोल की। इसमें हम कुछ ऐसे एडवांटेजेस स्टडी कर लेते हैं जो डेक्सलैंसोप्राज़ोल को बाकी पीपीआई से बेहतर बनाते हैं। नंबर 1 इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी कैटेगरी वी। प्रेगनेंसी में इसको यूज़ किया जा सकता है, ये एक सेफ ऑप्शन है प्रेगनेंसी में यूज़ करने के लिए। नंबर 2 इज़ डिलेड रिलीज सिस्टम। डिलेड रिलीज सिस्टम जैसे कि बाकी आप देखते हैं कि पीपीआईज में ये सिस्टम नहीं होता, जो एक दफ़ा मेडिसिन अगर एक कैप्सूल इनटेक किया है तो वो कैप्सूल स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाके फ़ौरन सारी मेडिसिन को रिलीज़ कर देगा और उधर जो रिलीफ तो मिल जाएगा लेकिन वो रिलीफ लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अब इसमें जब आप कैप्सूल इनटेक कर रहे हैं तो इंटेस्टाइन में जाके उसकी कुछ 25% पहले होगा रिलीज और बाकी 75% बाद में होगा, तो ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे की एसिड सप्रेशन पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म मिल जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए बहुत सेफ़ है, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा डेक्सलैंसोप्राज़ोल एक नई जनरेशन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो गैस्ट्रिक एसिड है उसकी सप्रेशन में बहुत अच्छा, इसकी एफिकेसी बाकी पीपीआई से बहुत बेहतर है। उसके अलावा बाकी पीपीआई एसिड सप्रेशन के लिए अल्सर के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक नॉकटर्नल रिफ्लक्स है और स्लीप डिसऑर्डर्स हैं जो कि गर्ड के साथ नमूदार होते हैं। अब नॉकटर्नल एसोफेजाइटिस या नॉकटर्नल हार्टबर्न हम जिसको डिस्कस करते हैं लिटरेचर पे भी, नॉकटर्नल होता है रात का टाइम। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम रात को ज़्यादा होता है, जब वो सोने लगते हैं तो उनको हार्टबर्न फील होता है और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। डेक्सलैंसोप्राज़ोल नॉकटर्नल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हार्टबर्न एंड अल्सर उसमें सुपीरियर है और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है, बाकी से बहुत बेहतर है। इसके अलावा डेक्सलैंसोप्राज़ोल बहुत इफेक्टिव है हीलिंग और मेंटेनेंस के वो लियंस के जो कि रिफ्लक्स एरोसिव एसोफेजाइटिस की वजह से बॉडी के अंदर बनते हैं,
और डेक्सलेंसोप्राजोल और राइट हैंडेड एनेंटियोमर है और एनेंटियोमर है लेंसोप्राजोल का, जिसकी वजह से इसकी एफिकेसी गैस्ट्रिक एसिड को रोकने के लिए ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि और एनेंटियोमर ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने आपको पहले भी बताया कि लेंसोप्राजोल में आर और दूसरा लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड आर और एल दोनों मौजूद होते हैं, जबकि डेक्सलेंसोप्राजोल में जस्ट आर होता है और आर की एफिकेसी ज़्यादा बेहतर होती है। अगर दोनों को दिया जाए तो उससे बेहतर है कि सिर्फ आर को दिया जाए, ये केमिकली हम अगर अंडरस्टैंड करें डेक्सलेंसोप्राजोल को। उसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकी अगर कंपेयर करें दूसरे पीपीआई से तो उनसे यूनिक है। वो यूनिक ऐसे है कि इसको डुअल रिलीज 2 दफ़ा रिलीज़ हो रहा है और ड्रग कंसनट्रेशन जो ब्लड के अंदर शामिल होती है और प्रोटीन पंप की इनहिबिशन होती है वो मच लॉन्गर टाइम होती है। बाकियों की इतना लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहता बॉडी के अंदर, लेकिन डेक्सलेंसोप्राजोल अगर हम 30 mg भी इनटेक करते हैं तो उसका भी इफेक्ट जो है वो बहुत लॉन्गर रहता है। जबकि दूसरों में अगर हम मेप्राजोल को देखें तो 20 mg सुबह इनटेक करते हैं, 20 mg शाम को करते हैं, तो क्योंकि उसका इफेक्ट इतना लंबा बॉडी के अंदर नहीं रहता एसिड सप्रेशन का। लास्ट पे डेक्सलेंसोप्राजोल की एफिकेसी मील पे डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज़ वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन डेक्सलेंसोप्राजोल एंड अदर पीपीआईज। इट गारंटीज बेटर कंप्लाइंस फॉर पेशेंट के लिए अच्छी कंप्लाइंस है। अगर पेशेंट ने खाना खा लिया है ओमेप्राजोल इनटेक करने से पहले तो पेशेंट ये सोचेगा कि अब तो मैं खाना खा चुका हूँ, मैं फिर वेट करूँ। डेक्सलेंसोप्राजोल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर गैस्ट्रिक कंटेंट। अगर आप खाना खा चुके हैं, स्टमक में खाना मौजूद है या नहीं है, डेक्सलेंसोप्राजोल की एफिकेसी भी उस पर इफेक्ट बहुत ही मिनिमम आएगा, अगर आएगा भी। इसलिए डेक्सलेंसोप्राजोल को पेशेंट आराम से जब भी उसको कंप्लाइंस के साथ वो इंटेक कर सकता है। पेशेंट को इसकी डोजेज फॉलो करने के लिए इतनी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। सेफ्टी प्रोफाइल में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉस्ट करने में बहुत ही सेफर है बाकी जितने भी पीपीआईज हैं, क्योंकि इसके इंटेक ईजी है। तो इसको इंटेक ईजी होने का मतलब ये भी होता है कि इसके जो सेफ्टी है वो भी इंश्योर्ड है, पेशेंट के लिए ज़्यादा सेफ है बाकी पीपीआई से। So thank you so much for watching this video. Please share it with your colleagues and try to learn different aspects of Nutrodex and improve your detailing by improving your knowledge. I hope this video will help you achieving your targets in a more better way and defining the medicine and detailing it in front of practitioners and physicians in a more better way. Thank you so much.